सामान्य अवस्था में म्यूचुअल फंड मैनेजर की कोशिश होती है कि वो उतना ही फंड को मोबिलाइज करे जितना वो प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, और उनका यह भी सोचना होता है, जो कि आम एक कॉमन फंड मैनेजर का सोचना होता है, कि यदि एसेट अंडर मैनेजमेंट अधिक हो जाता है तो यह अधिक होना, सीमा से अधिक होना भी उसके परफॉर्मेंस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसके साथ साथ उनका यह भी मत होता है कि यदि ये ग्रोथ, एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ फास्टर रेट में होता है तो उस स्कीम का रिस्क रिवार्ड प्रोफाइल भी चेंज हो जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे एसेट म्यूचुअल फंड ने 3 अक्टूबर 2023 को एक एडेंडम जारी किया है। तो आज हम चर्चा करेंगे मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने जो एडेंडम 3 अक्टूबर को जारी किया है उसके बारे में, और इसके पिछले 10 साल के कार्यकाल पे यानी उसके परफॉर्मेंस पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि क्या इनकी रौनक फिर से वापस आ गई। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। तो चलिए सबसे पहले इस फंड के एडेंडम जो 3 अक्टूबर 2023 को इन्होंने जारी किया है उसके बारे में। जब इस फंड ने देखा कि उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 11,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है और उनके फंड मैनेजर के हिसाब से ये फंड अधिक तेजी से बढ़ रहे थे और अधिक हो भी गए थे, इसको देखते हुए उन्होंने 25 अक्टूबर 2016 को लमसम पे रोक लगा दिया। इन्होंने कहा कि इसके ऑनवर्ड टिल फर्दर ऑर्डर लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद भी फंड मैनेजर ने देखा, इन्वेस्टर ने क्या किया कि लमसम इन्वेस्टमेंट छोड़ के एसआईपी की तरफ उसके पीछे पड़ गए, और उसके कारण जब फंड मैनेजर को लगा कि लमसम पे रोक लगाने के बावजूद कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने 6 नवंबर 2020 को एसआईपी के फ्रेश रजिस्ट्रेशन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी। रेस्ट्रिक्शंस लगाया उन्होंने कि एक पैन पे जितने भी एसआईपी हैं उनका हैं जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं वो 2,500 पर मंथ से अधिक का इंस्टॉलमेंट नहीं बना सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि जो पुराने जो एग्जिस्टिंग एसआईपी हैं, बिकॉज ये केवल फ्रेश के लिए लागू हुआ था, जो एग्जिस्टिंग एसआईपी हैं वो यथावत चलते रहेंगे। और इन सब के कारण, इनके कारण, मुख्य कारण जो मैंने पहले चर्चा की है, मुख्य कारण ये था। और आज के दिन में एसेट अंडर मैनेजमेंट 28,439 करोड़ हो गया। ये सारी बातें कंट्रोल करने के कारण के मुख्य कारण थे जो कि मैंने पहले भी चर्चा की हुई है कि बैलूनिंग एसेट अंडर मैनेजमेंट विल हैव ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। मतलब यदि ये अधिक सीमा से अधिक बैलून बन जाए एसेट अंडर मैनेजमेंट तो वो नेगेटिव इंपैक्ट उसके परफॉर्मेंस से डालता है। और उनका ये भी मत है कि यदि ये फास्टर ग्रोथ से अधिक तेजी से यदि एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है तो रिस्क रिवार्ड प्रोफाइल ऑफ द स्कीम ये चेंज हो जाता है। लेकिन अब फंड मैनेजर को लगता है कि शायद उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट उनके नियंत्रण में आ गया, इसीलिए उन्होंने 3 अक्टूबर 2023 को एक एडेंडम जारी किया। और उस एडेंडम के हिसाब से उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर 2023 से अब एसआईपी के फ्रेश रजिस्ट्रेशन 25,000 पर मंथ तक हो सकते हैं। मैं फिर बता दूं, ये इंस्टॉलमेंट जो है ये यहां भी पैन लेवल पे है। इसका मतलब यदि ए और बी का ज्वाइंट फोलियो है और ए का पहला नाम है तो ए अपने पैन पे या तो इंडिविजुअल या उसमें 25,000 पर मंथ से अधिक का एसआईपी फ्रेश नहीं कर सकते। और मान लीजिए दूसरा है बी और ए का है तो बी का पैन और बी चूंकि पहला नंबर और इंडिविजुअल दोनों मिला के 25,000 पर मंथ से अधिक नहीं हो सकता है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि अभी भी, ये पहले भी कहा था कि कोई क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी नहीं होगी और क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी आज के दिन में भी सस्पेंड ही है। इसका मतलब 25,000 पर मंथ, बट देयर वुड बी नो क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और जैसे नाम से एज ए साउंड्स बाय इट्स नेम, ये लार्ज कैप और मिड कैप का मिक्सचर है। और इनका एक्सटेंट जो है लार्ज कैप और मिड कैप दोनों ही 35 to 65% दोनों लार्ज कैप मिड कैप
अपना एसेट इन्वेस्ट कर सकते हैं टुवार्ड्स इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब इक्विटी में इनका जो कंपोजिशन होगा लार्ज कैप का 35 से 65% तक हो सकता है और मिड कैप का ही 35 से 65% तक हो सकता है। बाकी इनकी फ्रीडम है कि बाकी जो बचेगा वो उसमें क्या करेंगे। हो सकता है केवल यही दोनों फंड हो या तीसरा फंड भी हो, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है इट इज 35% और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो है 65% है। अब बात करते हैं इनके पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस की। तो देखते हैं 10 साल के परफॉर्मेंस में हमने इन्वेस्टमेंट, जैसे आप जानते हैं कि एसआईपी मोड और लमसम मोड होता है, और हमने 10 ईयर्स के परफॉर्मेंस के लिए हमने 3 इयर्स 5 इयर्स और 10 इयर्स के CAGR के बेसिस पे इसका परफॉर्मेंस देखा है। तो हमने देखा है कि एसआईपी का 3 इयर्स का XIRR 14.67%, जबकि 5 इयर्स का 19.34% है और 10 इयर्स का 18.73%, जबकि लमसम का ये 3 इयर्स के लिए 24.06%, 5 इयर्स का 19.13% और 10 इयर्स का इट इज 24.72%। आइसोलेशन में किसी चीज की तुलना करना, किसी चीज का असेसमेंट करना क्वाइट डिफिकल्ट है, बिकॉज इसका कोई एक्सटेंट नहीं होता है कौन कितना अच्छा हो सकता है या कौन कितना बुरा हो सकता है। हालांकि आइसोलेशन में ये सारे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छे दिख रहे हैं। यदि 5 इयर्स में 19% के आसपास में CAGR XIR मिले, इट्स वेरी गुड रिटर्न, और यदि 10 इयर्स में 18% भी XIR मिले और लमसम के 25% के आसपास, इट्स वेरी गुड। लेकिन हमें देखना पड़ेगा जिस सेगमेंट से ये फंड बिलोंग करता है उस सेगमेंट के कैटेगरी और बेंचमार्क का रिटर्न किया था, फिर उससे कंपेयर करते हैं कि क्या उन्होंने कैटेगरी और बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया या अंडर परफॉर्म किया। इसमें हम देखते हैं, जब हम कैटेगरी की बातें करें तो एसआईपी इस फंड का 5 इयर्स और 10 इयर्स के जो परफॉर्मेंस थे उन्होंने कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। इसका मतलब 19.34% और 18.73% जो परफॉर्मेंस है XIRR है इनके एवरेज से बेहतर है, जबकि 3 इयर्स का 14.67% इट इज बिलो कैटेगरी है। यदि यही बातें करें लमसम की, तो लमसम में भी सेम ही केस है कैटेगरी में। यहां भी इन्होंने 5 इयर्स और 10 इयर्स में कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है और 3 इयर्स में इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है कैटेगरी को। और यदि बातें करें, कंपैरिजन करें बेंचमार्क से, तो बेंचमार्क में देखते हैं कि 10 इयर्स में लमसम में भी और एसआईपी में भी, लमसम में भी और एसआईपी में भी, दोनों में 10 इयर्स इन्होंने बेंचमार्क और बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन लमसम के केस में इन्होंने बेंचमार्क में 5 इयर्स में भी किया है, लेकिन एसआईपी में इन्होंने 5 इयर्स में अंडर परफॉर्म किया है बेंचमार्क को। या हम कह सकते हैं कि बेंचमार्क में 10 साल के परफॉर्मेंस में दोनों ही, चाहे एसआईपी हो या लमसम हो, दोनों ने आउट परफॉर्म किया है। लेकिन 5 इयर्स में केवल लमसम के केस में किया है, जबकि एसआईपी के केस में 5 इयर्स बेंचमार्क को इन्होंने आउट परफॉर्म नहीं किया है। अब यदि बात करें हम एनुअल रिटर्न की, एनुअल रिटर्न हमने पिछले 10 साल का लिया हुआ है, 2014 से लेकर 2023 तक, और उसमें हम देखते हैं कि उन 10 सालों में से कैटेगरी जो इनका एनुअल परफॉर्मेंस जो था, कैटेगरी आउट ऑफ 10 इयर्स 8 इयर्स इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, और बेंचमार्क के केस में आउट ऑफ 10 इयर्स 7 इयर्स, इसका मतलब 2014 से 2023 तक के बीच में 8 बार इनका परफॉर्मेंस कैटेगरी से बेहतर रहा और बेंचमार्क से 7 बार बेहतर रहा। और जब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से वर्ष इनके ठीक नहीं थे, तो देखते हैं कैटेगरी के केस में 2018 और 22 जो 2 इयर्स जो इन्होंने अंडर परफॉर्म किया था कैटेगरी को, वो साल था 2018 और 2022। और बेंचमार्क के केस में जो 3 साल इन्होंने अंडर परफॉर्म किया था बेंचमार्क को, वो 2018, 2022 और 2023। यहाँ एक हम सिमिलरिटी देखते हैं कि 2018 और 2022 में शायद इनका परफॉर्मेंस काफी खराब था। इट इज ओनली बिकॉज इन दोनों ही सालों में इस फंड ने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को अंडर परफॉर्म किया था, जबकि 2023 में बेंचमार्क इन्होंने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया। हालांकि कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने और परफॉर्म किया है 2023 में। अब यदि इसको कंक्लूड करना चाहें तो हम यदि ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि एसआईपी और लमसम दोनों में
3 इयर्स का जो परफॉर्मेंस है, इन्होंने दोनों कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को अंडर परफॉर्म किया है, जबकि 10 साल में इन्होंने दोनों को आउट परफॉर्म किया। इसका मतलब एक चीज तो स्पष्ट होता है कि पिछले 3 साल मीन्स 2020 के पहले, क्योंकि ये 10 साल का अभी भी जो है ये दोनों को आउट परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब पिछले 7 सालों का जो परफॉर्मेंस था ये काफी बेहतर था, और यदि ये काफी बेहतर नहीं होता तो शायद ये और अधिक अंडर परफॉर्म करते। इसका मतलब पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस बेहतर अभी दिख नहीं रहा है। अब यदि एनुअल रिटर्न में यदि आए तो हम देखते हैं कि 2022 में कैटेगरी को और बेंचमार्क दोनों को अंडर परफॉर्म किया है उन्होंने, जबकि बेंचमार्क में 2023 में भी अंडर परफॉर्म किया। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ रहा है, पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस, हालांकि कैटेगरी में देखते हैं, कैटेगरी को 2023 में और परफॉर्म किया है, हालांकि बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट 2023 में दिख रहा है। लेकिन हालांकि इसको यदि हम 10 इयर्स के परफॉर्मेंस देखें तो हमें लगता है काफी बेहतर है, लेकिन यदि यही परिस्थितियां रहीं तो शायद आने वाले दिनों में ये 10 इयर्स का परफॉर्मेंस भी बिलो हो, बिकॉज अभी थोड़ी सी इसमें इंप्रूवमेंट दिखी है, लेकिन ऐसा इंप्रूवमेंट अभी नहीं दिख रहा है कि इसमें हम इन्वेस्ट कर सकें या इसमें हम एंट्री कर सकें। क्योंकि यदि, हालांकि मैं एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि आइसोलेशन में देखें इट परफॉर्मेंस इज वेरी गुड परफॉर्मेंस, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है तो इस परफॉर्मेंस से भी बेहतर फंड बाजार में मौजूद हैं। हालांकि इनमें कुछ रिकवरी देखी जा रही है, लेकिन वो रिकवरी का स्पीड, बिकॉज 2023 में कैटेगरी को उन्होंने आउट परफॉर्म किया, लेकिन बेंचमार्क को आउट परफॉर्म ये नहीं कर सके ये फंड। तो रिकवरी तो है, लेकिन रिकवरी उतनी फास्ट नहीं है कि हम ये सोच सकें कि इसमें इंटर करने का समय आ गया है। हालांकि जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, अंतिम निर्णय हमेशा इन्वेस्टर्स का होता है, बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं डिसीजन लेने में कि कौन सा फंड शॉर्टलिस्ट करें या कौन सा फंड शॉर्टलिस्ट करें। यहाँ भी अपने रिस्क प्रोफाइल, अपने टेम्परामेंट, इन्वेस्टमेंट के टेम्परामेंट, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से आप खुद निर्णय लें। इट इज जस्ट ए एनालिसिस और इट्स माय ओपिनियन। थैंक यू।